बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको गाड़ी के अंदर मौजूद EVAP सिस्टम यानी कि एवापोरेटर का जो शॉर्ट फॉर्म है EVAP सिस्टम और इससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं और जो इससे रिलेटेड जो एक ख़ास कंपोनेंट है पर्ज कंट्रोल वाल्व उसके बारे में बताऊंगा। वो कैसे काम करता है और अगर वो ख़राब हो जाए तो गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर EFI सिस्टम आता है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, उससे रिलेटेड फ्यूल इंजेक्टर्स, वैक्यूम लाइन होती है और उसके अंदर कॉमन रेल और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर सारे कंपोनेंट्स मिलकर उसके अंदर काम करते हैं और EFI सिस्टम बनता है। इसी तरह EVAP के अंदर भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलकर ECM के साथ मिलकर वो एक EVAP सिस्टम बनाते हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पूरा कंप्लीट मैं आपको EVAP सिस्टम का बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो काम करता है। डिटेल में आपको मैं डेप्थ में जाके नहीं बताऊंगा कि कैसे कौन सी गैस, उस गैस का क्या नाम है कि जो वेपर बनती है और जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इतनी डेप्थ में जाके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा कि कैसे वो काम करता है, ताकि आपको जो फॉल्ट है इससे रिलेटेड वो समझने में आसानी हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यूल टैंक से। तो फ्यूल टैंक के अंदर आपको एक फ्यूल पंप नज़र आ रहा है जिससे फ्यूल प्रोवाइड होता है इंजन के अंदर। इसके साथ आप एक जो EVAP का कनिस्टर है जिसको आप बोतल बोल लें या टंकी बोल लें, इसकी छोटी सी, उसके साथ जो पाइप टंकी के साथ जुड़ा हुआ है उसके स्टार्टिंग में एक सेंसर लगा होता है जो बताता है ECM को कि इंजन फ्यूल टैंक के अंदर कितनी बुखारात बन चुके हैं, एवापोरेटर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कितनी गैस बन चुकी है, जो फ्यूल है वो गैस कैसे बन गई है, ठीक है, वो कितनी बन चुकी है, कितनी मिकदार में, वो उसका जो प्रेशर है वो बताता है ECM को। ECM फिर ये जो प्रेशर है इसके अंदर इसका एक और भी काम होता है कि जो फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल है जो लिक्विड फॉर्म में है उसे उसके अंदर ही रहने देता है फ्यूल टैंक में, और इसके अंदर से जो इवेपर्स इसके बनते हैं, इसके बुखारात बनते हैं, वो उसको ऊपर जाने देता है। यानी कि इसकी जो कनिस्टर है जिसको आप इसकी EVAP की टंकी कह लें, इसके अंदर वो जाने देता है इसके वेपर्स और इसके अंदर जो गैस सारी जमा होती रहती है। फिर क्या करता है कि इसके आगे आप देख सकते हैं वेंट सोलोनाइड होता है। इस वेंट सोलोनाइड के अंदर इसके ये टू वे होता है। इसकी एक तरफ से एयर इंटर होती है, फ्रेश एयर, और जो दूसरी तरफ से आउट होती है। अब ये EVAP के अंदर मैं जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सी गैसें, अगर आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे और भी काफ़ी वीडियो आप EVAP के अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ। इस ये जो कैनिस्टर है इसके अंदर जो गैसेज होती है उसमें कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जिसको हम एयर में ज़ाया करते हैं और उसकी बाकी जो गैसेज है उसको हम बाकी एज अ फ्यूल इंजन के अंदर भेजते हैं। तो इसी लाइन से आगे चलते जाएंगे पर्ज कंट्रोल वाल्व का। पर्ज कंट्रोल वाल्व अब ECU से डायरेक्टली कंट्रोल है। अब पर्ज कंट्रोल वाल्व कब खुलेगा, उस पर्ज कंट्रोल वाल्व को कैसे पता लगेगा कि अब मैंने खुलना है और इंजन के अंदर जो कनिस्टर के अंदर जो गैसेस जमा है उसको मैंने फ्यूल की तरह मतलब इंजन के अंदर भेजना है। तो ये ECM बताएगा पर्ज कंट्रोल को, और ECM को ये चीज़ ऐसे पता लगेगी कि जो फ्यूल टैंक के अंदर जो सेंसर लगा हुआ है जो बताता है ECM को कितना प्रेशर गैस का बन चुका है, वो सेंसर देगा सिग्नल ECM को, और ECM उसी हिसाब से पर्ज कंट्रोल को सिग्नल देगा। और ये पर्ज कंट्रोल एक वॉल की तरह है, यानी कि एक लाइन के दरमियान एक वॉल लगा हुआ है और इससे आगे एक इंजन आ जाता है, इंजन का इनटेक। जैसे ही वॉल खुलता है तो कनिस्टर के अंदर जो टंकी है उसके अंदर से जितनी गैसेज है वो सारी इंजन के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। अब ये जो अमल है जो इंजन के अंदर जो पर्ज से गैस जा रही है, वो इंजन जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो साथ ही शुरू नहीं हो जाता। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल फ्यूल जो फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप के ज़रिए आ रहा है वही यूज़ होती है और अंदर कंबक्शन होती है। लेकिन जब गाड़ी चलना शुरू हो जाती है और एक ख़ास मिकदार तक गैसेस टैंकिंग के अंदर कनिस्टर जो टंकी है उसकी उसके अंदर जब जमा हो जाती है तो तब ये ECM इसको एज अ फ्यूल जो फ्यूल उसका ओरिजिनल फ्यूल है लिक्विड फॉर्म में उसको थोड़ा सा ट्रिम करता है और उसकी जगह पर्ज कंट्रोल सोलोनाइड खोलता है और उससे जो एवेपर्स है फ्यूल के उसको भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता है। वो इनटेक से जाता है और इंजन के सिलेंडर में जाके उसके बाकी फ्यूल के साथ मिलकर कंबक्शन होती है और इंजन सिंपली चलने शुरू हो जाता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन या तो आपको फ्यूल टैंक के साथ ही मिलेगी कुछ गाड़ियों में, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में इसकी जो लोकेशन है वो आपको इंजन हुड के अंदर यानी कि बोनट के अंदर ही आपको मिलती है। इंजन के करीब इनटेक जो होता है उसके करीब ही आपको मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह एक छोटी सी तकरीबन इसके अंदर आधा पौना किलो आप कह लें एक अंदाजे के मुताबिक इतनी सी टंकी होती है जितनी इसके अंदर गैस बनती है।
मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे अभी खुद भी कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर कितनी गैस से जमा होती है। तो इस तरह ये कुछ काम करता है। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर इसके अंदर खराबी आ जाए तो गाड़ी के अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ई वैप सिस्टम के अंदर अगर पर्च कंट्रोल वाल्व ख़राब हो जाए तो गाड़ी के अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो गाड़ी के अंदर शो होंगे। तो नंबर 1 पे, क्योंकि ईसीएम से इंजन जो ई वैप सिस्टम है वो कंट्रोल होता है और पर्च कंट्रोल वाल्व तो चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है अगर किसी किस्म का पर्च कंट्रोल वाल्व में मसला आए। सेकंड है, गाड़ी के अंदर अगर पर्च कंट्रोल वाल्व समझ ले के किसी वक्त ओपन हुआ है दोबारा से वो क्लोज नहीं हुआ, यानी कि कंप्यूटर ने उसे सिग्नल तो दिया और खुलने का, लेकिन वो किसी वजह से स्टक हो गया, अपनी जगह जम गया और वापस बंद नहीं हुआ वाल्व। जिसकी वजह से क्या होगा कि इनटेक के अंदर, जैसे आप समझ लें कि लीकेज, यानी कि इनटेक वैक्यूम लीक होने शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे गाड़ी क्या होगी, गाड़ी स्टार्टिंग बहुत लंबी लेगी। गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी लेने का एक वजह ई वैप सिस्टम का यानी कि पर्च कंट्रोल वाल्व का स्टक होना भी है, यानी कि ओपन स्टक होना, ठीक है। और उसके साथ रफ आइडल भी एक मसला बनता है, क्योंकि अगर वो मुसलसल ही खुला रहेगा ई वैप सिस्टम का जो पर्च कंट्रोल वाल्व है, अगर वो मुसलसल खुला रहता है तो गाड़ी के अंदर जो फ्यूल रेशियो है उसमें गड़बड़ आ जाएगी और गाड़ी काफ़ी लंबी स्टार्टिंग लेगी, प्लस वो रफ़ आइडल आपको महसूस होगी, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल है उसके साथ जो एयर का रेशियो है वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर गैस माइलेज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि पर्च कंट्रोल वाल अगर नहीं खुलेगा अपने टाइम पर या फिर मुकम्मल तौर पर स्टक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसकी वजह से अगर उसके अंदर कोई ख़राबी है तो इसके अंदर मसला ये आएगा कि जो हम एज अ फ्यूल जो एवापोरेटर को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं वो नहीं मिलेगा और गैस माइलेज के ऊपर अच्छी खासी असर पड़ेगा। इसके रिलेटेड जो आमतौर पर कोड बनते हैं वो P440 और P443 कोड बनते हैं, और बाकी जो कोड इससे रिलेटेड बनते हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा। इसको डायग्नोस करने का एक अब नॉर्मल मैनुअली तरीका ये है कि अगर पर्च कंट्रोल वाल्व अगर खुला रह जाता है, यानी कि ओपन कंडीशन में अगर वो स्टक हो जाता है, जम जाता है, तो इसको डायग्नोस करने का एक मैनुअली तरीका यह है कि आप इसका पर्च कंट्रोल वाल्व उतार लें। उसके दो लाइनें होती हैं, एक इन होती है एक आउट होती है। आप किसी भी एक लाइन में ना आपने अपने मुंह से फूंक मारनी है और दूसरी लाइन से उसकी हवा अगर निकल रही है तो क्या होगा कि वो पर्च कंट्रोल ख़राब है, क्योंकि उसकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। जब उसको सिग्नल मिलता है कंप्यूटर से तब उसे खुलना चाहिए वाल्व को, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है कि वो जब वो खुलता है तो उसके बाद वो स्टक हो जाता है, उसी जगह जम जाता है, जिससे क्या होता है हवा हर टाइम में इनटेक के अंदर जाती रहती है, जिससे फ्यूल और एयर की रेशो में मसला आ जाता है। इसी तरह अगर पर्च कंट्रोल की जो अगर वाल है वो मुसलसल बंद रहे तो फिर गाड़ी के अंदर क्या मसला आता है। तो गाड़ी के अंदर देखें, जो फ्यूल टैंक के अंदर एयर बनती है, जो एवापोरेटर बनते हैं, उसको तो वो पर्च कंट्रोल वाल उसके अंदर भेज देता है इनटेक के अंदर एक ख़ास मिकदार के बाद। लेकिन अगर पर्च कंट्रोल वाल खुलता ही नहीं है तो उसके अंदर फ्यूल टैंक के अंदर इजाफी एयर बनती रहती है, तो एक टाइम आता है कि उसकी जो मिकदार है वो ख़त्म हो जाती है मज़ीद उसके अंदर गैस बनने की। तो फिर क्या होता है कि जो फ्यूल पंप है वो बेशक चल रहा है, उसके बावजूद भी फ्यूल टैंक से वो फ्यूल नहीं सक कर पाएगा। उसकी वजह क्या होती है, मिसाल के तौर पर एक बोतल है, प्लास्टिक की बोतल होती है, उसके अंदर अगर आप पानी डालते हैं और जब आप उसको एकदम से पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर से जो बोतल है वो पिचक जाती है। क्यों? क्योंकि पानी तो उसके अंदर से निकल रहा है, लेकिन उसके अंदर मज़ीद पानी की जगह कोई चीज़ तो कोई एयर तो होगी ना जो उसकी जगह कवर करेगी, लेकिन उसके अंदर वो बोतल पिचक जाती है। लेकिन फ्यूल टैंक जो इतना वो तो नहीं होता नाजुक कि वो पिचक जाए, होता तो प्लास्टिक का, लेकिन वो इतना नाजुक नहीं होता कि पिचक जाए। लिहाजा वो क्या होता है कि फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल पंप है वो उसको पेट्रोल को सक ही नहीं कर पाता, फ्यूल सक ही नहीं कर पाता, यानी कि आगे फ्यूल टैंक के अंदर नहीं भेज सकता। तो इससे क्या होता है, कभी कभी चलते चलते गाड़ी ही बंद हो जाती है, और अगर आप फ्यूल कैप उतारें और गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा मसला आता है कुछ गाड़ियों के अंदर जब फ्यूल पर्च कंट्रोल वाल्व ख़राब हो जाता है, स्टक हो जाता है बंद कंडीशन में, ठीक है। और खुली कंडीशन में मैंने आपको वीडियो के आगे इससे पहले बताया, और बंद कंडीशन में क्या गाड़ी के अंदर मसला आएगा वो आपको मैंने अभी बता दिया कि गाड़ी चलते चलते फ्यूल ही छोड़ देगा, यानी कि फ्यूल पंप ठीक होगा लेकिन वो फ्यूल देना छोड़ देगा या कम कर देगा, जिससे गाड़ी बंद हो जाएगी। और इसके अलावा इसको चेक करने का तरीका, इसकी जो कनेक्टर है वो दो वायर का होता है, एक में ग्राउंड आती है और दूसरे में कंप्यूटर से सिग्नल आता है। इसको आपने मल्टीमीटर से चेक करना है, देसी टेस्टर से वगैरह से नहीं चेक करना। ग्राउंड को आपने चेक करना है, दूसरा जो तार है वो कंप्यूटर से सिग्नल आती है उसको आपने चेक करना है।
और बाकी आप उसको इसके साथ जो कोड बनते हैं आमतौर पर वो P440 हैं और P443 हैं। और बाकी इससे अलावा भी जो कोड बनते हैं वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, जो पर्ज कंट्रोल के आवाज़ से रिलेटेड कोड बनते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे देख ली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।